गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं मगध साम्राज्य। देखो हमने पढ़ा 16 जनपद थे। 16 जनपदों में से एक जनपद था मगध जनपद। तो ये मगध जनपद आपके यहाँ पर स्थित है। वर्तमान की बात करें तो मगध जनपद आपके बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य में स्थित है और बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना। तो बिहार राज्य का एक जिला है गया जिला। इस गया में क्या स्थित था? मगध साम्राज्य। और इस मगध की राजधानी राजगृह या गिरिवर्ष थी। अब देखिए ये तो हो गया आपके मगध कहाँ स्थित था। अब देखो कहाँ स्थित था मगध। मगध बिहार राज्य में स्थित था और इस मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह गिरिवर्ष। ये सब तो हो गया इसकी लोकेशन के बारे में। जो आपका मगध साम्राज्य था इस पर देखो 7 राजवंशों ने शासन किया था। सबसे पहले आता है आपके हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद में आता है आपके शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद में आता है नंद वंश। फिर चौथा आता है आपके मौर्य वंश। आपके सिलेबस में सिर्फ मौर्य वंश ही है तो लेकिन हम इस मौर्य वंश को समझने से पहले हम पीछे की स्टोरी समझेंगे, तभी आपको मौर्य वंश समझ में आएगा। तो हम बस हल्का हल्का पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। इस मौर्य काल के बाद में 7 राजवंशों ने शासन किया था। फिर 5वां आएगा शुंग वंश, कर्ण वंश, ऐसे कुछ वो पढ़ेंगे हम मौर्योत्तर काल में। तो हम पहले इन चारों को पढ़ लेते हैं। पहला कौन सा था? हर्यक वंश। इस हर्यक वंश का संस्थापक था आपके बिंबिसार। बिंबिसार के बाद में आया अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद में आया उद्यक। तो देखो गाइस ये उद्यक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, इस उद्यक ने क्या किया? जो इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह थी। उस राजगृह से इसकी राजधानी क्या बना दी इसने? उद्यक ने पाटलिपुत्र। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किस शासक ने बनाई? कौन सा शासक था? उद्यक। कौन से वंश से था? हर्यक वंश का था उद्यक। फिर क्या हुआ? हर्यक वंश। इस हर्यक वंश का ही एक शासक था, उसका नाम था नाग दशक। ये अंतिम शासक था इस हर्यक वंश का। इस नाग दशक क्या था? ये अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक था। अयोग्य होने की वजह से क्या किया? जनता ने इस नाग दशक को हटा दिया। जनता ने हटा दिया और एक नया शासक बना दिया शिशुपाल। ये शिशुपाल बना दिया जनता ने शासक, वहां का राजा बना दिया मगध का। तो ये शिशुपाल भारतवर्ष में पहला निर्वाचित शासक है बच्चों। ये जो शिशुपाल है ये भारत का पहला निर्वाचित शासक है। कौन? शिशुपाल। और इस शिशुपाल ने ही आगे जाकर इस शिशुनाग वंश की क्या कर दी? इसने स्थापना कर दी। और फिर इस शिशुनाग वंश के बाद में आया नंद वंश। नंद वंश की स्थापना महानंदिन ने की थी। और ये महानंदिन है, इसके बेटे का नाम था महापद्मनंदन। इसने इसके बाप को मार दिया और महापद्मनंदन गद्दी पर बैठ गया। और फिर इसका लास्ट का शासक था, या लास्ट राजा था नंद वंश का, उसका नाम था घनानंद। देखो बच्चों कई किताबों में आपको इस घनानंद का नाम धनानंद भी देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कई किताबों में धनानंद दे रखा है, कईयों में घनानंद दे रखा है, कईयों में घनानंद दे रखा है। तो हम फॉलो किसको करेंगे? जो आपके आरबीएससी है, एनसीईआरटी की बुक है, उसी को फॉलो करेंगे, जो कि हम पढ़ भी वही रहे हैं। आरबीएससी की बुक ही तो पढ़ रहे हैं। तो देखो इसका शासक कौन था? घनानंद। तो एक घनानंद एक ऐसा क्रूर राजा था, ये जनता पे इतने कर लगाए रखता था, जनता को परेशान करता रहता था और खुद भी कभी शराब दारू वारों में ऐसे ही खत्म राजा था।
दारू वारू में रहता था। तो ये कौन सा राजा था? विलासी राजा था। मगध पर कौन राजा शासन कर रहा था? नंद वंश का विलासी राजा शासन कर रहा था। जो एक घनानंद था ये विलासी था, शराब शबाब में डूबे रहता था, जनता पर अनेक कर लगा के उनको परेशान करता था। तो इससे दुखी एक इसको देखकर ये चाणक्य बड़े दुखी थे कि ये कैसा राजा है। और भारत पर देखो उसी समय 326 ईसा पूर्व में जो सिकंदर है, आपके यूनान का सिकंदर किसका बेटा था? फिलिप का पुत्र था सिकंदर। ये सिकंदर है, इसका जन्म मैसेडोनिया में हुआ था। बस इतना ही पूछेगा तो कॉम्पिटेटिव में, वरना पूछेगा नहीं। आप तो 10वीं में तो कुछ पूछेगा भी नहीं, इतना ये सब। तो देखो जो 326 ईसा पूर्व में भारत अभियान कौन कर रहा था? सिकंदर कर रहा था। तो उसको देखकर चाणक्य क्या सोच रहा है कि अपना राजा तो क्या है? विलासी है, इसको तो कोई प्रजा की टेंशन, इसको तो बस खाने पीने से वो है बस, और कुछ भी नहीं। तो चाणक्य क्या करते हैं, चलो ठीक है यार, उसको समझाते हैं घनानंद को। इसके दरबार में आते हैं चाणक्य जी, आते हैं, इसको समझाते हैं। और इस घनानंद ने इनकी चाणक्य क्या कर देती है? चाणक्य कर देता है बेइज्जती। अब बेइज्जती करेगा तो कौन सहन करेगा? अपमान कोई नहीं सहन करेगा। अब चाणक्य जी वहीं पे चोटी खोल देते अपनी और इसको बोल देते हैं कि जब तक तेरा विनाश नहीं कर देता ना मैं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, मेरी चोटी नहीं बांधूंगा। तो चाणक्य जी वहां से चले गए। उधर 326 में वो करने ही वाला था आक्रमण। तो देखो फिर चाणक्य जी जा रहे थे जंगल में जाते जाते इन्होंने क्या देखा कि एक टोली थी बच्चों की। उस टोली में एक तो राजा बना हुआ था और 4-5 बच्चे बैठे हुए थे, मतलब प्रजा के रूप में वो खेल रहे थे। तो क्या हुआ, वो देखने लगे कि यार कर क्या रहे हैं। ऐसे देखते देखते अचानक एक शेर आ जाता है। शेर आता है तो जो उन बच्चों में राजा बना हुआ था ना, वो क्या करता है, उनको क्या करता है वो कि उनको शेर के सामने हो जाता है। वो शेर के सामने हो जाता है और उन बच्चों को बचा लेता है और शेर को भगा देता है वहां से। चाणक्य सोचा कि ये तो वीर बालक है, क्यों ना हम इसको ट्रेनिंग वेनिंग देख के इसको राजा बनाइए, तो बहुत आगे जाके बहुत बड़ा काम करेगा है ना। ऐसे उसको वहां से इसको नाम वाम पूछा, इसका नाम पूछा तो इसने बताया कि मेरा नाम तो चंद्रगुप्त मौर्य है। तब इसने सोचा कि वास्तव में राजा तो ये बन सकता है। तो इसने क्या किया, फिर इस चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो बालक था, उसको अपने साथ ले गया। और अपने साथ कहाँ ले गया? एक तक्षशिला है यहाँ पे, देखो बच्चों ये तक्षशिला है ना, ये पहले भारत में ही था। जब भारत विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान में चला गया। वर्तमान में तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान में है। तो वहां पे ले गया चंद्रगुप्त को चाणक्य ने। कहां ले गया? तक्षशिला में ले गया और यहीं पे इसको शिक्षा दी कि इसको पूरे अस्त्र शस्त्र में निपुण कर दिया। फिर क्या करते हैं, ये बदला तो लेना था ही इस घनानंद से। तो ये क्या करते हैं, ये आते हैं किसके पास में? घनानंद के पास में। अब बदला तो लेंगे। अब तब इसकी उम्र थी चंद्रगुप्त मौर्य की 25 वर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य की उम्र कितनी थी तब? 25 वर्ष थी। और ये आकर के क्या करते हैं, घनानंद से प्यार से थोड़ी बोलेंगे कि घनानंद तू हट जा, हम यहाँ पे रहेंगे। अब ऐसे नहीं होगा। इन्होंने क्या किया, इनसे युद्ध किया, लड़ाई की, फाइट की। फिर क्या करते हैं, इस घनानंद को हरा देते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कितने वर्ष का था चंद्रगुप्त मौर्य? 25 वर्ष का था। तो क्या करते हैं, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य इस नंद वंश के घनानंद को पराजित कर देते हैं और मौर्य वंश की स्थापना कर लेते हैं। अब क्या चलेगा बच्चों? मौर्य वंश। और यही तो हम पढ़ेंगे। अरे मौर्य वंशी तो पढ़ेंगे, आपके बुक में सिर्फ मौर्य वंशी है। अब देखो पहले वाले वंश तो है नहीं, तो अब ध्यान से पढ़ना। तो मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई? चाणक्य ने चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, या मौर्य वंश की स्थापना की। कितना क्लियर? तब आपके चंद्रगुप्त मौर्य कितने वर्ष का था? 25 वर्ष का था। और अब देखो ये मौर्य वंश है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चलेगा 322 ईसा पूर्व से
298 ईसा पूर्व तक। अब देखो क्या किया, शासन का कब बना राजा, 322 ईसा पूर्व में इसने मौर्य वंश की स्थापना की। तब कितने वर्ष का था ये, 25 वर्ष का था ये। फिर क्या करते हैं, उधर जो आपका सिकंदर था, भारत तो आया था, वो भारत आया कहां पे, तक्षशिला में आया। और तक्षशिला में एक शासक था, आम्भी नाम का एक शासक था, ये बहुत गद्दार था। इसने क्या किया, इसको शरण दी, अपने जो भी राजपाट थे वो बता दिए इसने। और फिर बता के क्या किया, उस आम्भी है उसको देखो इतिहास में गद्दार के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष में सबसे पहला गद्दार कौन था, आम्भी था। कहाँ का शासक था, तक्षशिला का शासक था ये आम्भी। इसने क्या किया, शरण दे दी। और फिर उसने देखो एक पोरस नाम का एक राजा था, पोरस नाम का एक राजा था। झेलम नदी के किनारे एक युद्ध होता है पोरस नाम के राजा के साथ में, वो बहुत भयंकर युद्ध होता है सिकंदर और पोरस के साथ में। तो झेलम नदी के किनारे होता है, इसलिए इसको झेलम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे युद्ध किया और अपने राजा पोरस थे वो हार गए थे। और फिर इतने मतलब बहुत उसके पसीना आ गया था सिकंदर के आपके ढंग से। तो सिकंदर को हराने के कगार पर ही था, हारने के तो, लेकिन हारे तो हमारा राजा ही था, पोरस ही। तो हारने के बाद में क्या किया, सिकंदर ने अपने, कोई किताबों में लिखा है कि वापस लौटा दिया था उस सिकंदर ने। और फिर कुछ महीने 19 महीने रहा भारत में सिकंदर। और फिर जब लौट रहा था, उसके सैनिकों ने भी मना कर दिया था कि नहीं अब भारत नहीं रहेंगे, अब तो अपने ही देश चलो। तो वो वापस यूनान चले गए। और आपका सिकंदर था ना, ये मलेरिया के कारण मर गया था। 19 महीने भारत रहा, देखो सैनिकों ने तो मारा नहीं, लेकिन भारत के एक मच्छर ने ही मार दिया उसको। हंसने वाली बात है ना। हाँ, तो वो सिकंदर का तो चैप्टर क्लोज हो गया। और देखो इस सिकंदर का एक सेनापति था आपके सेल्यूकस निकेटर। इस सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, ये सेल्यूकस निकेटर इस सिकंदर का सेनापति था। इसने क्या सोचा, जो सिकंदर ने भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में जो जीते थे ना राज्य, अब उसका सेनापति है तो संभालने कौन आएगा, सेल्यूकस निकेटर ही आएगा। अब ये आता है भारत में आता है, और भारत में इसको कौन मिला, भारत में मगध में इसको कौन मिलेगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य मिलेगा। तो भारत में मिला इसको चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या करता है, आएगा तो युद्ध तो होएगा, सीधी सी बात है, आएगा तो युद्ध तो करेगा, ये खोसने की कोशिश करेगा इनसे। तो युद्ध हुआ, और युद्ध में क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। हराने के बाद क्या किया, अब हारेगा वो तो फिर से युद्ध करेगा, फिर से मारेगा। तो फिर इस सेल्यूकस निकेटर ने एक संधि कर ली चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, और ये संधि की थी आपके 305 ईसा पूर्व में। 305 देखो, ईसा पूर्व को हम बीसी बोलते, बोर्न क्राइस्ट। अब देखो 305 ईसा पूर्व में एक संधि कर ली, और इस संधि में क्या किया, इस सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि मेरे एक लड़की है, खूबसूरत लड़की है, नाम है हेलेना, उससे मैं आपका क्या कर देता हूं, विवाह कर देता हूं, और बदले में मैं आपको जो कुछ मेरे राज्य हैं वो आपको मैं दे देता हूं, आप मेरे पे अटैक मत करना। तो देखो इस सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, इसकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था, हेलेना। इस हेलेना का विवाह किससे कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और बदले में क्या कह दिया, बलूचिस्तान और जो पूर्वी अफगानिस्तान है ना, ये किसके अंडर में थे, ये आपके सेल्यूकस निकेटर के अंडर में थे। बलूचिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान, और जो आपके ये सिंधु नदी है ना, इसका पूर्वी क्षेत्र, सिंधु नदी का पूर्वी क्षेत्र किसको दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को। अब चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास में पहले से भी बहुत सारे राज्य थे, तो अब चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य बन गया। अब उसके अंदर आपके हेरात आता है, कंधार आता है, बंगाल आता है, पंजाब आता है, और इसने बलूचिस्तान तो दिया ही, बलूचिस्तान आता है, गंगा यमुना का मैदान आता है,
ये सब मिला के इसका विशाल साम्राज्य बन गया। और फिर अपना जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसने भी क्या कहा कि तुमने इतना दे रहे हो तो मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तो फिर इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी है ना, 500 हाथी इस सेल्यूकस निकेटर को दे दिए कि ठीक है 500 हाथी आप ले लो। तो ये सब किया। और आपके सेल्यूकस निकेटर है, इसने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था मेगिस्थिनीस। क्या नाम था? मेगिस्थिनीस। एक राजदूत भेजा जिसका नाम था मेगिस्थिनीस। यही आपके मेगिस्थिनीस आगे जाकर एक किताब लिखेगा, उसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। तो देखो इसने राजदूत भेज दिया इंडिका। अब क्या हुआ, इतना क्लियर? अब फिर क्या होता है, अचानक से जो आपका मगध साम्राज्य है या मगध वंश है या मगध जो जगह है या मौर्य वंश है, इसके शासनकाल में क्या होता है, अकाल पड़ जाता है। अब देखो अकाल पड़ जाएगा तो हम क्या करते हैं, जो भी साधु महात्मा उनके पास जाते हैं कि महाराज ये क्या हो रहा है हमारे देश में। तो वे एक जैन साधु थे भद्रबाहु। जैन साधु का नाम क्या था? भद्रबाहु। वहां पे चले गए, भद्रबाहु के पास में गए, उसके दरबार में ही था जैन साधु भद्रबाहु। वहां पे जाके पूछते हैं महाराज ये क्या हो गया, अकाल कैसे पड़ रहा है। तो इन साधु महात्मा ने बताया कि ये तुम्हारे सब कर्मों का फल है, तुमने कितनी हत्याएं की है, कितने युद्ध किए हैं, तो आप ऐसा करो सब कुछ राजकाज छोड़ के संन्यास ले लो और आपके इष्ट देव है उसका ध्यान करो। तो देखो बच्चों, जो जैन धर्म के अंदर जो संन्यास ले लेते हैं, जैसे भूख प्यास छोड़ के जो अपने इष्ट देव की उपासना करते हैं, और उपासना करते करते इसने 298 ईसा पूर्व में या 298 बीसी में क्या कर दिया, अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इस प्रथा को हम बोलते हैं जैन धर्म में संथारा प्रथा। इसी संथारा प्रथा को संलेखना प्रथा, और कई किताबों में देखो इसको दे रखा है काया कलेश। तो इसने अपना शरीर इस संथारा प्रथा से क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और देखो ये गए कहां थे, इस जैन भद्रबाहु के साथ में चले गए थे, कर्नाटक राज्य में है आपके श्रवण बेलगोला। एक जगह का नाम है बच्चों श्रवण बेलगोला। कहां है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में भी है, मैसूर जिले में है। और उसमें भी एक पहाड़ी थी, चंद्रगिरी पहाड़ी। तो वहां पर ये संन्यास ले लिया था, वहां पे ही अपने प्राणों का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। और इसने अपने राज्य का भार किसके हाथों में सौंप के चला गया था? चाणक्य ने, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका एक पुत्र था, उसका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार के हाथों में सब कुछ छोड़ के चला गया था। हाँ, अरे हमने उस चाणक्य के बारे में तो पढ़ा ही नहीं, हो जाती है मिस्टेक, बताना क्या होता है, बता क्या दिया। देखो जो आपके चाणक्य था ना, इसका बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। बस 2 लाइन है, कुछ ज्यादा नहीं है। इसका नाम था विष्णुगुप्त और इसी को दूसरा नाम था कौटिल्य। ये जब राजा बनता है ना चंद्रगुप्त मौर्य, तो अपना प्रधानमंत्री चाणक्य को ही बनाता है। चाणक्य के हेल्प से तो किया था इसने सब कुछ। तो इसका प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। चाणक्य का बचपन का नाम क्या था बच्चों? विष्णुगुप्त। और इसी विष्णुगुप्त को बोलते हैं कौटिल्य। और इसी कौटिल्य ने किताब लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और मेगिस्थिनीज ने कौन सी किताब लिखी थी? इंडिका। इंडिका किसने लिखी थी? मेगिस्थिनीज ने। और अर्थशास्त्र किसने लिखी? चाणक्य ने। तो आपको मौर्य वंश समझ में आ गया? देखो समझ में, ठीक है, एक बार पढ़ने से नहीं आया, तुम इस वीडियो को रोक के दोबारा से देखो, समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, इस हिस्ट्री ऐसी है, इसका बार बार रिवीजन करोगे तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, मौर्य वंश कंप्लीट। मौर्य वंश कब से कब तक था आपकी बुक में है, जो रिवीजन कर देता हूं मैं। ठीक है, मौर्य वंश में कौन सा राजा था? स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, इसका शासनकाल कब से कब तक था?
322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। देखो इस चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी भी थी जिसका नाम था धुरधरा। धुरधरा, बाद में तो इसने उससे विवाह किया ही था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक था? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। जब ये राज सिंहासन पर बैठा तब कितने वर्ष का था? 25 वर्ष का था। इसने किसको पराजित किया था? नंद वंश के घनानंद को हराया था। और किसकी सहायता से राजगद्दी पर बैठा था? चाणक्य की सहायता से। और फिर इस 305 में इसने सेल्यूकस निकेटर के साथ क्या की थी? संधि की थी। संधि में क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करने के साथ साथ क्या किया? दहेज में इसको बलूचिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान और जो सिंधु नदी का जो पूर्वी मैदानी भाग था वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के पास में एक विशाल साम्राज्य हो गया। कुछ तो पहले से जीते हुए थे ही और कुछ सेल्यूकस निकेटर ने दे दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास विशाल साम्राज्य में क्या क्या हो गया? अब हेरात, कंधार, गुजरात, पंजाब, बंगाल, गंगा यमुना का मैदान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब मिला के एक विशाल साम्राज्य हो गया था इस आपके चंद्रगुप्त मौर्य के पास में। और फिर क्या किया? इस सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का तो क्या राजदूत बनाकर किसको भेजा था? मेगिस्थिनीस को भेजा था। देखो राजदूत बनाकर भेजा, या तो इसकी ये सोच रही होगी कि उसके दरबार में रहेगा तो अपनी बेटी का भी ख्याल रख लेगा, या ऐसे कुछ होगा कुछ सोच। तो ये सेल्यूकस निकेटर ने इसके राज दरबार में एक लेख इसको ये भेजा, राजदूत बनाकर किसको भेजा? मेगिस्थिनीस को भेजा। और इसी ने कौन सी किताब लिखी? इंडिका। इतना क्लियर। फिर क्या होता है? इसके शासनकाल में एक अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ता है तो कहाँ जाता है? चंद्रभाऊ के जैन साधु थे, चंद्रभाऊ के पास जाता है। चंद्रभाऊ क्या बताते हैं कि आप संन्यास ले लो, है ना, ये सब। तो फिर कहाँ चले जाते हैं वो? श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं और अपने राज्य का भार किधर गया वो? बिंदुसार के हाथों में सौंप कर ये श्रवण बेलगोला चले जाते हैं। और 298 BC में क्या कर देते हैं? प्राणों का त्याग कर देते हैं। और इसी प्रथा को हम बोलते हैं संलेखना प्रथा और संथारा प्रथा बोलते हैं। और ये आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य खत्म। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या? बिंदुसार अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। अब देखो कई किताबों में इसको जो चंद्रगुप्त मौर्य है, किताबों में, आपकी किताब में तो नहीं है, लेकिन इसको एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स बोलते हैं। इसके उपनाम है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी किताब में तो नहीं है, लेकिन जो कोई आपके बड़े भाई हैं, जो कॉम्पिटिटिव भाई बहन जो भी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने आपको जो आपकी किताब में था उसके अलावा भी एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है, लेकिन आप वो ही पढ़े जो आपकी किताब में है। ये सिर्फ मैं 10th क्लास वालों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि स्मार्ट पढ़ाई वही होती है, शॉर्ट पढ़ो, स्वीट पढ़ो, जितना एग्जाम में आए उतना ही पढ़ो, क्योंकि आपके हिस्ट्री सिर्फ 20 नंबर की ही है। ठीक है, आपको ये सारा कुछ ठीक याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी बुक में है, जो मैंने लास्ट में बताया, बस वो रिमेंबर कर लेना आप तो। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा जो मैंने बताया, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की करो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान लेवल की कोई भी एग्जाम उसकी तैयारी कर रहे हो, सब में यही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।